इस लेक्चर में माइंस एंड मिनरल एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें यूनियन कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट करने की बात कही है, अप्रूवल दे दिया अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है कैबिनेट ने, इसलिए रिसेंटली न्यूज में है। ये माइंस एंड मिनरल एक्ट है जो 1957 का बना हुआ है और इसमें 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, 2015 में, 2021 में। तो ये अमेंडमेंट क्या है और अभी जो संशोधन किए जा रहे हैं वो किस किस रूल्स को अफेक्ट करेंगे, क्या नए इसमें संशोधन किए गए हैं वो जानेंगे। इसमें जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं वो इसमें ग्लूकोनाइट, पोटास, एमेराल्ड, प्लेटिनम ग्रुप की मेटल हैं ये, या एंडोलुसाइट, सिल्मेनाइट और मोलिब्डेनम, ये जो मिनरल्स है और मेटल हैं, धातु हैं, इनको लेके नए रूल्स में चेंज किए गए हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस होगी इन नए रूल्स की? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये होगी जो ये नए मिनरल्स हैं ना, इनको इंक्लूड किया गया है इस माइंस एंड मिनरल एक्ट में। अब इनकी भी ऑक्शनिंग की जा सकेगी। ऑक्शनिंग का मतलब है नीलामी करना। ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलाम करना। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, किसी का घर नीलाम होता रहता है कि भैया कौन खरीदेगा, बहुत सारे आदमी बैठे रहते हैं सामने, बोली लगाओ। अब एक बंदा खड़ा होकर लगाता है मैं 10 करोड़ में लूँगा, दूसरा कहता है 20 में, चौथा कहता है 50 में, फिर ऐसे बोली लगती रहती है, उसी को बोलते हैं ऑक्शन, ऑक्शनिंग। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है, बोली लगाती है कि जो भी भाई साहब खरीदना चाहे इन मिनरल्स को खरीदो और फिर इनसे बनाओ, यूज करो इंडस्ट्री में। तो इस तरह से ऑक्शनिंग की जाएगी इन मिनरल ब्लॉक्स की। जैसे ग्लूकोनाइट के मिनरल हैं, खदानें हैं कहीं पे हमारे इंडिया में, पोटास की, एमेराल्ड की, प्लेटिनम ग्रुप की मेटल्स हैं जो, या एंडलुसाइट, मोलिब्डेनम या सिल्मेनाइटाइट, ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे सिल्मेनाइट। तो इन सब की फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में ऑक्शनिंग होगी। इसकी अप्रूवल दी है इस अमेंडमेंट में, इसकी सहमति दी है। पहली बार ये जो मिनरल्स है और मेटल हैं, पहली बार इनकी नीलामी होगी, बोली लगेगी। तो ये मिनरल्स हैं जो, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ हम जान लेते हैं क्या क्या हैं और क्या क्या यूज होते हैं इनके। जो मिनरल हैं, खनिज पदार्थ, ग्लूकोनाइट और पोटास, ये एग्रीकल्चर में यूज होता है क्योंकि फर्टिलाइज़र बनाने का इसमें, मतलब फर्टिलाइज़र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, खाद बनाने के लिए। फर्टिलाइज़र मतलब जो किसान खेतों में खाद डालते हैं, इनका यूज होता है ग्लूकोनाइट और पोटास का। जो प्लेटिनम ग्रुप की मेटल और हैं, जो ये आपकी ग्लूकोनाइट के साथ साथ पोटास और ये आपका एमेराल्ड और प्लेटिनम ग्रुप की मेटल, ये हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होती हैं नए नए इनोवेटिव एप्लीकेशन के लिए। जो एंडोलुसाइट और मोलिब्डेनम हैं, ये भी मिनरल्स, खनिज पदार्थ इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में यूज होते हैं। अब जो नए चेंजेस किए हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? देखो, हमारे इंडिया में जो भी ये मेटल्स और मिनरल्स की ऑक्शनिंग की जाएगी, तो हमारे इंडिया में इन मिनरल्स का माइनिंग बढ़ेगी, यानी कि इंडिजिनस माइनिंग। इंडिजिनस का मतलब है हमारे देश में ही, इंडिजिनस हमारे देश में ही इनकी माइनिंग, खदानें खोदी जाएंगी। अगर कहीं पे निकलते हैं ये, तो इनको इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। यानी कि जो हम अभी बाहर देश से मंगाते हैं पोटास फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, या फर्टिलाइज़र ही हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आयात करते हैं खाद वगैरह, तो ये हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ये मिनरल्स, पोटास वगैरह। तो इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा खर्चा होता है दूसरे देश से खरीदने में वो कम हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने भी ये जो स्टेप लिया है, इसकी वजह से देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेप लिया है, इसको अप्रूवल देके इस ऑक्शनिंग करेंगे जब इससे, तो जब नए नए ये खदानें खोली जाएंगी, तो खदानें खोलने के लिए तो भाई साहब कर्मचारी तो चाहिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि रोजगार आएगा, माइनिंग सेक्टर में इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे खाद बनाती हैं, फर्टिलाइज़र, तो उनको रॉ मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा आसानी से। यानी कि वो फैक्ट्री भी क्या है, उनकी भी प्रमोशन होगी, एनकरेजमेंट मिलेगा, वो भी, उनकी भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट ये है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो होगा ही, क्योंकि हमें बाहर देश से नहीं मंगाना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। यानी कि जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो हमें खर्च करनी पड़ती है, वो यानी कि कम खर्च होगी, और हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी भी रिड्यूस होगी। यानी कि हमारे यहाँ पे जब मिनरल्स का लोकल प्रोडक्शन होगा, तो हमारी जो अभी निर्भरता है बाहर वाले देशों पे, वो नहीं रहेगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रीवियस अमेंडमेंट कब किए थे इस एक्ट में? देखो, एक अमेंडमेंट किया था 2015 में, संशोधन किया था।
इसमें नए नए ब्लॉक और ग्रांट किए गए थे ऑक्शन के लिए। ऑक्शन मतलब वही नीलामी के लिए नई नई मिनरल्स वगैरह ऐड किए थे और इसमें पॉलिसी में चेंज किया था। और ट्रांसपेरेंसी लेके आए थे, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, यानी कि अलोकेशन में भेदभाव ना हो किसी के साथ, और ट्रांसपेरेंसी आए कि ऐसा ना हो इसमें जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, वो ना हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए। नेक्स्ट 2021 में एक बार इसमें अमेंडमेंट किया। 2021 में इसलिए और क्या कि इसका जो हमारे इंडिया में मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ सके। इसकी वजह से क्या है, जो मिनरल प्रोडक्शन में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है और ज़्यादा बढ़ सके। हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, इसमें जितना भी मिनरल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये 2021 में भी अमेंडमेंट किए थे। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। हमारे संविधान में माइनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोविज़न कहाँ कहाँ पे दी हुई हैं माइनिंग से रिलेटेड। देखो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, आप सब लोग जानते हो। जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे विषय, उन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट में है उन पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर लॉ बना हुआ है तो वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही माना जाएगा। अगर माइनिंग की बात करें तो वो कहाँ पे है मेंशन है, स्टेट लिस्ट है जो, ये सेकंड नंबर की लिस्ट भी बोलते हैं इसे, लिस्ट नंबर 2। इसकी एंट्री नंबर 23 में माइनिंग से रिलेटेड ये प्रोविज़न दी हैं। उसमें ये है कि स्टेट की बाउंड्री के अंदर, जैसे एक स्टेट है भाई साहब हमारे इंडिया में, एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर, जैसे मान लो ये एमपी स्टेट है, एमपी के अंदर जितने भी मिनरल्स खदानें आती हैं जो भी, वो स्टेट गवर्नमेंट उनका मालिक रहेगी। एक सेंट्रल लिस्ट में दी हुई है, हमारी जो लिस्ट 1 बोलते हैं जिसको, सेंट्रल लिस्ट में एंट्री नंबर 54, उसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनका मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है, जैसे भाई साहब हमारा हिंदुस्तान है, अब इसके बाद ये समुद्र है, यहाँ पे समुद्र यानी कि ये हो गई बेस लाइन। बेस लाइन मान लो, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे जाएंगे हम, यानी कि एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में निकालना तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 370 किलोमीटर आ जाएगा। तो अपनी बेस लाइन से अगर समुद्र की तरफ, ये तीनों तरफ जहाँ समुद्र है, समुद्र की तरफ जाएंगे तो ये एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जिस कंट्री का भी रहता है समुद्र के किनारे ये एरिया, उसका राइट होता है कि यहाँ पे मिनरल्स वगैरह, खनिज पदार्थ वगैरह, मेटल्स वगैरह के या कोई गैसियस रिसोर्स हैं या कोई भी रिसोर्स हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, उन पे ये रिसर्च एक्सप्लोर कर सकता है वो कंट्री जिसका भी एरिया आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी आते हैं उनका अधिकार रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ना रहेगा। भले ही यहाँ देखो केरल है कोस्टल स्टेट, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इनका कोई हक नहीं रहेगा। इन जो सी में और ओशन में मिनरल मिलते हैं, समुद्र ओशन में जो मिनरल मिलते हैं उन पे किसी का हक नहीं रहेगा स्टेट का, उनका मालिक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सबका। चाहे भले ही देखो ये आपका ये हो टेरिटोरियल वाटर हो या कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सबका मालिक एक, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात? टेरिटोरियल वाटर क्या है देखो, ये भी जानते हो आप, अलग से हमने पढ़ा हुआ है इन सबको, आप भूल तो नहीं गए हो ना। जैसे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है सभी पे, ये पे, इस पे, और सॉवरेन राइट होता है। फिर इसके 12 नॉटिकल माइल और हम आगे जाएंगे तो वो हो गया सॉवरेन वाटर, ये भी, इस पे भी सॉवरेंटी लगभग इंडियन गवर्नमेंट की होती है। इसके बाद वाला 200 नॉटिकल माइल तक बेस लाइन से वो एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बोलते हैं उसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अलग लेक्चर में। तो ये सारा जो भी ओशन और समुद्र में मिनरल होंगे उनका मालिक है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, भीतर भीतर उनका मालिक स्टेट गवर्नमेंट। और इसी को लेके माइंस एंड मिनरल्स को प्रोटेक्शन के लिए इसलिए ये एक्ट पास किया गया 1957 में, ताकि इनके जो मिनरल्स और माइंस हैं इनकी संरक्षण किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके। तो यही था इसमें बस